बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हमने पढ़ लिए। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स यूज़ होते हैं एंड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स कंटिन्यू। बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हमारे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं आपके। एक होते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। तो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इसमें दो एटम्स जब आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो एटम्स आपके अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड होता है और नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह के हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप जान चुके हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हमने डिटेल में पढ़ लिया है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, एस और एस, वो आपके अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन्स में आपका सल्फ़र होता है, ठीक है, तो वो जब दो सल्फ़र्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एस एस करके वो बॉन्ड बनता है, ठीक है, किससे बनते हैं, सल्फाइड्रिल ग्रुप से बनता है। और ये किस में होता है, आपके दो सिस्टीन रेजिड्यूज़ में, दोनों सिस्टीन जो आपके सिस्टीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आपके सल्फर ग्रुप्स होते हैं, वो दोनों आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और सिस्टाइन बना देते हैं उसको। अच्छा, अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी हो सकते हैं और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर भी हो सकते हैं, मतलब एक ही चेन के अंदर भी हो सकते हैं बॉन्ड, ठीक है, और दो चेन्स के दरमियान भी हो सकता है बॉन्ड, ठीक है, उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। ये जो बॉन्ड्स हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबिलिटी देते हैं। हम अभी आपका स्ट्रक्चर जो है देख चुके हैं। फिर नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स आते हैं। नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये आपके चार टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। उनमें सबसे पहले आपका आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, जब आपके अमोनिया ग्रुप में और आपके एसिड ग्रुप में, दोनों के दोनों ग्रुप्स में अमोनिया ग्रुप की नाइट्रोजन और एसिड ग्रुप की या कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन रहा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैसे वीक होते हैं लेकिन कलेक्टिवली स्ट्रांग होते हैं और इसी से जो है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है। फिर आते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। अब जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं वो होते हैं इन बिटवीन नॉन पोलर साइड चेन्स। नॉन पोलर साइड चेन्स अगर किसी अमीनो एसिड में होंगी तो उस अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे, कि इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इनके दरम्यान में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक। क्या होता क्या है कि ये वही प्रोटीन्स जो हैं आपस में इकट्ठा एग्रीगेट कर जाती हैं, जो नॉन पोलर ग्रुप्स नॉन या न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको हम ट्रू बॉन्ड नहीं कह सकते, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो हैं आपकी एक्वस एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं कि अगर पानी में होंगे तो ये अमीनो एसिड्स आपस में एग्रीगेट कर जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पानी में अगर हैं तो ये आपस में इस तरीके से एग्रीगेट कर जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगी, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है, कि पानी में ये
मिक्स्ड स्टेट में नहीं होते हैं, अलग से इकट्ठा हो जाते हैं, अलग से प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, उसको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं ये चार्ज्ड ग्रुप्स के दरमियान में होते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स जैसे कि आपके अमीनो एसिड में हैं, आपका एसिड ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है COO-, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स में होते हैं। तो जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स में नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप और पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स होंगे उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। फिर आते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे के बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स और इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला है आपका सिस्टाइन, ठीक है। ये क्या है, ये देखें, 2 सल्फाइड बॉन्ड्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके दरमियान में। फिर बी जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इस तरीके से नाइट्रोजन अमोनिया ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड है, ठीक है। फिर सी है आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, तो ये इस तरीके से अगर पानी में होंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपस में एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में आपका बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके बॉन्ड्स हो गए विद एग्जांपल्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है वो इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अलग अलग, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब जो ए चेन होती है उसके अंदर N टर्मिनल पे आपके ग्लाइसिन होता है और C टर्मिनल पे आपके एस्पैराजिन होता है। बी में N टर्मिनल पे फिनाइल एलेनिन और एलेनिन होता है, और फिनाइल एलेनिन और एलेनिन होता है, और इनके दरमियान में आपका जो है बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इनके दरमियान में सल्फाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं। सल्फाइड्रल आपस में भी इनके बॉन्ड होंगे और बीच में भी बॉन्ड होते हैं। वो मेथड्स जिनके ज़रिए से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपके। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए जो मोस्ट कॉमनली है मेथड जो यूज़ होता है सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। और एक और है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, या किस तरह के ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास अगर हमने प्रोटीन्स को प्योरीफाई करना हो या अलग करना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड्स हैं वो हैं, सबसे पहले अगर हमने फ्रैक्शनिंग करनी हो, ठीक है, तो हम अमोनियम सल्फेट से फ्रैक्शनिंग करते हैं कि अलग अलग फ्रैक्शंस, अलग अलग ग्रुप्स की प्रोटीन्स अलग हो जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर आप प्रोटीन डाल के उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से ज़ोर से घुमाते हैं। जैसे जब आप झूले ले रहे हो तो कप्स में आप बैठते हैं तो झूले लेते हैं, कप्स बीच में खुद भी घूमते हैं और पूरा वो एक प्लेट भी घूम रही होती है। इसी तरीके से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत ज़ोर से घुमाते हैं तो उसके बाद प्रोटीन की अलग से फ्रैक्शंस हो जाती हैं। उसके अलावा सेपरेशन प्रोटीन की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। ये सब के सब टेस्ट जो हैं आपको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जब आप अपनी रिसर्च स्टेट में आएंगे। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, ये सारे टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ पर आए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है
सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन्स आपको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते, ये हमेशा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है कि वो थोड़ी सी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है या थोड़ी सी ओपेक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन है उनके मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो प्रॉपरली पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे नमक मिक्स हो जाता है बिल्कुल, या चीनी मिक्स हो जाती है, इस तरीके से नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट, तो जो प्रोटीन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोटीन, किस तरह की प्रोटीन है, ठीक है। अब डिपेंड क्या करता है कि कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं अंदर, ठीक है। एक अमाइनो एसिड जो है वो तकरीबन 110 मॉलिक्यूलर वेट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ज़्यादातर आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो 40 to 4000 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो फिर अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो वो 4000 से 440,000 तक जा सकता है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर वेट कुछ आपकी प्रोटीन्स का है, जैसे इंसुलिन का 5700, मियोग्लोबिन का 17000, हीमोग्लोबिन का 64 to 450, सीरम एल्ब्यूमिन का 69000। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन किस तरह की है और उस हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट आपका डिपेंड करेगा। और मॉलिक्यूलर वेट इन रिटर्न डिपेंड करता है कि कितनी आपकी अमाइनो एसिड्स हैं अंदर। अब शेप में भी वाइड वैरायटी है, ठीक है। ये ग्लोबुलर भी हो सकती हैं, ग्लोबुलर का मतलब है गोल शक्ल में। इंसुलिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओवल भी हो सकती हैं जैसे एल्ब्यूमिन, और फिब्रस या लॉन्ग इलोंगेटेड भी होती हैं जैसे फिब्रिनोजन। तो ये सब आपकी एग्जांपल्स हैं प्रोटीन की। फिर आप आए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बारे में हम बात कर चुके हुए हैं आपके पिछले लेक्चर्स में। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो ये डिपेंड कर रही होती है एसिडिक अमाइनो एसिड्स पर और बेसिक अमाइनो एसिड्स पर। एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं आपके एस्पेराजिन और ग्लाइसिन, और अमाइनो एसिड्स हैं आपके हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है। ये सब के सब पीएच पे डिपेंड करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब होता है कि जब आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स और आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचें जो कि एक मिडल बेस्ड हो, ठीक है, या जिसमें जो है पीएच जो है आपकी नॉर्मल हो जाए, ठीक है, या जिसमें आपकी वो स्टेट जिस पे आपकी जो है कोई आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ना रहे, ठीक है, तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन ज्विटर आयंस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए हैं, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे सॉल्युबिलिटी भी इनकी कम होती है, ठीक है, और प्रेसिपिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नीचे प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे रह जाते हैं, ठीक है। और बफरिंग कैपेसिटी भी इनकी कम होती है। कुछ प्रोटीन्स जिनकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, पेप्सिन की 1.1, कैसीन 4.6, ह्यूमन एल्ब्यूमिन 4.7, यूरेज 5.0, हीमोग्लोबिन 6.7 और लाइसोजाइम 11.0। एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जिनमें रेशो लाइसिन और आर्जिनिन और ग्लूसिन और एस्पाराजिन की ग्रेटर देन 1 हो उनको हम बेसिक प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है, और जिनकी लेस देन 1 हो उनको हम एसिडिक प्रोटीन्स कहते हैं। प्रेसिपिटेशन प्रोटीन्स ये कि प्रोटीन्स कोलाइडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके पोलर ग्रुप्स की हाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपके पोलर ग्रुप्स हैं COO-, NH3+, OH-, ठीक है, इनकी हाइड्रेशन हो जाती है, इस वजह से वो प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स वैसे भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं अगर हम उनको डिहाइड्रेट करें, ठीक है, या पोलर ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करते हैं तो तब भी प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो प्रेसिपिटेट्स का मतलब है कि अगर पानी फॉर एग्जांपल कोई भी आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर प्रोटीन नीचे पड़ी हुई हो, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स बना के नीचे पड़ी हुई हो, मिक्स ना हुई हो, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन एट PI
द प्रोटीन्स इन जनरल आर लीस्ट सॉल्युबल एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो अभी हम बात कर चुके हैं पीएच पे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स हैं जो बहुत इजीली प्रेसिपिटेट कर जाती हैं अगर उनकी पीएच जो है एडजस्ट की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल केसीन है, वो फ़ौरन प्रेसिपिटेट कर जाएगी। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल क्या है, मिल्क से जब कर्ड्स बनते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो केसीन है वो मिल्क की प्रोटीन है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा मिल्क को हिलाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, ठीक है, पीएच चेंज होती है उसकी और मिल्क की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जिससे कर्ड्स बनते हैं। कर्ड से फिर हम मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, ठीक है, बटर बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपकी जो है बैक्टीरिया जो है, मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। जब हम बहुत ज़्यादा मिल्क को हिलाते हैं तो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड जो है उससे पीएच जो है चेंज हो जाती है, पीएच 4.6 होती है, जिस पे कैसीन की कर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए एक अच्छी फेवरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रोटीन की। अच्छा, प्रेसिपिटेशन सॉल्टिंग आउट से भी होती है प्रोटीन की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर हम प्रोटीन में सॉल्ट्स डालते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है, ठीक है, उसको हम सॉल्टिंग आउट कहेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्रोटीन्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपको ये बात पता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब अचार डालते हैं तो हम सब्जियों को या आम को, ठीक है, अम्बी को नमक लगा देते हैं और उसको रख देते हैं, और कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे 1 या 2 दिन बाद, ठीक है, तो पानी निकला हुआ होगा उनका, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें अगर जब हम नमक डालते हैं तो जो भी कंपोनेंट होता है उसका पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो प्रोटीन्स में भी ये होता है कि जब हम न्यूट्रल सॉल्ट्स अंदर डालते हैं तो उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रोटीन का आपस में प्रोटीन इंट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपस में मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाती है। कितना सॉल्ट चाहिए होगा आपको, सॉल्ट डिपेंड करता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साइज़ पर, ठीक है। जितना हायर होगा प्रोटीन मॉलिक्यूलर, उतना आपको लोअर सॉल्ट चाहिए होगा फॉर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि वो फिर प्रोटीन की अपनी ही एबिलिटी हो जाती है टू फॉर्म एग्रीगेट्स जब उसका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सीरम ग्लोबुलिन्स जो हैं उनको अमोनियम सल्फेट की तरफ से हाफ सेचुरेशन चाहिए होती है, जबकि एल्ब्यूमिन को फुल सेचुरेशन चाहिए होती है। इसका मतलब ये सीरम ग्लोबुलिन्स का साइज़ बड़ा होता है, एल्ब्यूमिन का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्टिंग आउट प्रोसीजर जो है वो हमारा सीरम एल्ब्यूमिन्स को अलग करने के लिए होता है, ठीक है, और फिर इससे हम जो हैं काफ़ी आपके टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ डालें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सॉल्टिंग इन कहते हैं, ठीक है। सॉल्टिंग आउट आपका ये है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स बना देते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना कम आपको सॉल्ट चाहिए होगा। सॉल्टिंग इन क्या है कि न्यूट्रल सॉल्ट डालने से प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अगर थोड़ा सा हम डालें, ठीक है, तो इसको हम सॉल्टिंग इन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हेवी मेटल्स से भी हो सकती है। हेवी मेटल्स के अगर हम सॉल्ट्स यूज़ करें तो उससे भी प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ लेड, मर्करी, आयरन, जिंक एंड कैडमियम, ठीक है। अब इनके अगर हेवी मेटल आयंस होंगे, ठीक है, लेड के, मर्करी के, आयरन के, जिंक और कैडमियम, इन सब आपकी हेवी मेटल्स हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हो जाती है।
अगर ये मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, ये प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर डाले जाएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब इस अगर प्रिंसिपल पे हम देखें तो अगर जो रॉ एग वाइट होती है, ठीक है, उससे प्रोटीन की मर्करी की टॉक्सिसिटी को ओवरकम किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रॉ एग वाइट जो है इट्स प्रोटीन और आपका हैवी मेटल जो है मरकरी है, ठीक है। तो अगर हम रॉ वाइट यूज़ करेंगे मरकरी की टॉक्सिसिटी के लिए, तो मरकरी जो है ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में जो है नहीं जाएगा, उल्टा वो सॉल्ट के प्रोटीन एग वाइट के साथ एग्रीगेट बना देगा। Precipitation by anionic or alkaloid reagents. Proteins can be precipitated by trichloroacetic acid, sulfosalicylic acid, phosphotungstic acid, picric acid, tannic acid, phosphomolybdic acid। ये सब के सब आपके जो हैं एनायनिक या अल्कोलाइड रीजेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये एसिड्स अंदर डालते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, प्रोटीन्स आपकी एज कैटाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम ये एनायनिक्स डालते हैं, ठीक है, या अल्कोलाइड रीजेंट्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन फिर कैसे होगी, प्रोटीन सल्फोसैलिसिलेट बन जाएगा, प्रोटीन टंगस्टेट बन जाएगा, प्रोटीन पिक्रेट बन जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ मिलेंगे तो वो इस तरीके से आपकी जो है प्रेसिपिटेशन होगी। लेदर की टैनिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो लेदर है, लेदर आपको पता है कि चमड़ी से आता है, ठीक है। चमड़ी जो है वो लेके खाल लेके उस पर टैनिक एसिड डाला जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से उसको पंच आउट किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन है उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो एक स्मूथ फाइन लेदर बन जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल है इसकी प्रेसिपिटेशन बाय एनायनिक या अल्कोलाइड एजेंट की। प्रेसिपिटेशन बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ये भी प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है। करते क्या हैं ये, देन अगेन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट करेंगे और उससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्पिरिट है, ठीक है, उसके अंदर 20% अल्कोहल होता है। इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, प्रोटीन सब स्किन में होता है हमारे, ठीक है, और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका यूज़ होता है, स्पिरिट यूज़ होता है। सिपरेट नहीं कहते जिसको हम नॉर्मली हम वूंड्स के ऊपर सिपरेट लगाते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं साफ़ करने के लिए उनको, तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपके मैं इसकी एग्जांपल रिवीजन करा देती हूँ। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पे थोड़ा सा फर्दर बातें की हुई हैं कि आपकी जो है प्रेसिपिटेशन एंड पीआई, इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है आपके मिल्क के कर्ड्स बनाना, ठीक है। मिल्क के कर्ड्स बनते हैं जब पीएच चेंज होती है। पीएच कैसे चेंज होती है, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्टिंग आउट, ये था कि आप अगर कोई भी सॉल्ट डालते हैं तो उससे प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा प्रोटीन का उतना कम सॉल्ट चाहिए होगा। और सॉल्टिंग इन ये है कि अगर थोड़ा सा हम सॉल्ट डालें तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलके एग्रीगेट्स बना देते हैं। तो मरकरी की टॉक्सिसिटी को रॉ एग वाइट से ओवरकम किया जाता है, क्योंकि रॉ एग वाइट जो है मरकरी की वो एग्रीगेट बना देगी, तो मरकरी जो है ब्लड स्ट्रीम में सॉल्युबल नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन बाय एनायनिक या अल्कोलाइड रीजेंट, इसकी एग्जांपल है लेदर की टैनिंग।
कि लेदर पे टैनिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। आपकी खाल पे, चमड़ी पे टैनिक एसिड डाला जाता है और उससे जो है प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन होती है और एक स्मूथ फाइन लेदर बनती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है आपकी सिपरेट, ठीक है। वो जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रही होती है, वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है, कि वहाँ पे जो आपकी स्किन है उस पर प्रेसिपिटेशन होती है और बैक्टीरिया की डेथ होती है, ठीक है। So this is it for today. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.